सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत एडुजोन पर। कल हमने राज्यसभा की संरचना और उसके सदस्यों के बारे में जान लिया था कि किस तरीके से नियुक्ति होती है और राज्यसभा का कार्यकाल किस तरीके से था। आज हम बात करने जा रहे हैं संसद के जो दूसरे महत्वपूर्ण सदन है उसकी लोकसभा। लोकसभा यानी कि इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, जनता का सदन भी कहा जाता है और प्रथम एवं अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा है उसकी संरचना के बारे में कहा गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आगे चल कर के कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, तो लोकसभा में कहा गया है कि जो अधिकतम सीटों की संख्या होगी वो कितनी 552 होगी और 530 जो सदस्य हैं वो कहाँ से, राज्यों से चुन करके आएंगे। उसमें से जो 20 संघ जो सदस्य होंगे वो संघ शासित प्रदेशों से चुन करके आएंगे। उसका 2 जो सदस्य होते हैं एंग्लो इंडियन मतलब आंग्ल भारतीय समुदाय के जो सदस्य हैं वो चुन करके आते थे 17वीं लोकसभा यानी कि जो अभी प्रेजेंट चल रही है लोकसभा उसके पहले तक चुन के आते थे 2019 तक। 2019 के बाद से प्रावधान कर दिया गया है कि अब जो 2 सदस्य आते थे अब उनको हटा दिया गया है, यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो अगर देखा जाए तो 552 की जगह 550 है, बट संविधान में भी 552 ही लिखा गया है। और जो वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है तो वो 543 है। पहले 545 थे, अभी 2 हट गए तो 543 हो गए हैं। 543 में से 530 जो हैं वो राज्यों से चुन करके आते हैं, 13 जो हैं केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। तो 13 जो हैं केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और जो 530 हैं वो कहाँ से आते हैं, राज्यों से आते हैं। तो उसमें से 7 दिल्ली को मिले हैं और 6 अन्य संघ शासित प्रदेश जो हैं वहाँ से मिले हैं। 6 मतलब ये बाकी के जो 7 संघ शासित प्रदेश बचे हैं वहाँ से आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं। और ये 13 जो है 13 की जगह पर और हम देख लेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर के पास 4 हैं और लद्दाख के पास 1 है, तो उस तरीके से वहाँ से चुन करके आते हैं। तो 13 5 18 हो जाएगा अब, क्योंकि इसमें क्या था पहले जो जम्मू कश्मीर में वाले का था उसको काउंट करके बनाया गया है। तो 13 5 18 हो जाएंगे। और क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश ही है, इसलिए जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य हैं जो अब नहीं हैं, पहले जो चुने जाते थे मतलब नॉमिनेट किए जाते थे राष्ट्रपति द्वारा, अब वो नॉमिनेट नहीं किए जाते। अनुच्छेद 331 राज्यसभा में 2 एंग्लो इंडियन जो हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट करने का प्रावधान करता है। फिर आगे हम बात कर रहे हैं कि जो मूल संविधान में लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी, तो 500 थी, जिसे बाद में 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा बढ़ा करके कितनी, तो 552 कर दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव की जो अधिसूचना होती है वो कौन, राष्ट्रपति जारी करता है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की, विधानसभा चुनाव की राज्यपाल जारी करते हैं, उसी तरीके से लोकसभा जो चुनाव होगा तो उसके चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करेगा, राष्ट्रपति जारी करता है। जबकि राज्यों के विधानसभा एवं विधान परिषद के चुनाव की सूचना कौन जारी करता है, तो राज्यपाल जारी करते हैं। फिर 84वें संविधान संशोधन द्वारा 2001 में यह प्रावधान कर दिया गया कि 2026 तक लोकसभा की जो सीटें हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लोकसभा की सीटें क्या होता है, हर जब जनगणना होती है हर 10 साल में, तो उसमें जनसंख्या बढ़ती है। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसमें रहेगा कि इस जनसंख्या का प्रतिनिधित्व संसद में निर्धारित किया जाए, तो उसके लिए समायोजन किया जाता है लोकसभा की सीटों में। इसीलिए हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका क्षेत्र बदलता रहता है। कभी कोई जगह एक कॉन्स्टिट्यूंसी में है, पता चलता अगली बार जब जनगणना होती तो वो चेंज होकर के किसी और में आ जाती है। ये चीज़ हम देखते हैं। तो नामांकन के बाद आगे कहा गया है कि नामांकन के बाद 2 दिन का समय दिया जाता है नाम वापसी के लिए। नाम वापसी के बाद 14 दिन का समय दिया जाता है जो चुनाव होता है उसके प्रचार के लिए। तो जब लोकसभा का चुनाव होता है उसमें जब चुनाव आयोग जो है घोषणा करता है, यानी कि राष्ट्रपति के माध्यम से चुनाव आयोग अपनी घोषणा करवाता है, तो उसमें क्या होता है कि 14 दिन पहले जो चुनाव प्रचार का समय दिया जाता है और 2 दिन जो होते हैं, मतलब आपने नामांकन किया, नामांकन के बाद 2 दिन आपको मिलते हैं, आप नाम चाहे तो वापस ले सकते हैं या फिर रहने दें। ठीक है, उसका नाम वापसी वाला जब टाइम चला जाता है तब आपको 14 दिन का टाइम दिया जाता है चुनाव प्रचार का, कि इसी टाइम चुनाव प्रचार आप कर लीजिए। मतदान शुरू होने के 36 घंटा पहले चुनाव प्रचार को बंद करा दिया जाता है। ये आचार संहिता जो है चुनाव नियमावली की, उसके आधार पर 36 घंटा पहले अगर आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो उसको रोक दिया जाता है। हम हर जगह देखते हैं इसी तरीके का प्रावधान किया गया है। फिर चुनाव व्यय सीमा जो निर्धारित करना चुनाव आयोग के तहत आता है। चुनाव आयोग जब हम पढ़ेंगे तो उसके कार्यों को भी देखेंगे, तो उसमें जो चुनाव की सीमा है, मतलब एक चुनाव में कितना एक व्यक्ति खर्च कर सकता है, जो सदस्य खड़ा हो रहा है उसकी सीमा को निर्धारित किया गया है चुनाव आयोग द्वारा। चुनाव आयोग ने चुनावी खर्च को छोटे राज्यों में 70 लाख प्रति प्रत्याशी कर दिया है, जो बड़े राज्य हैं वहाँ कितना 95 लाख कर दिया गया है। अभी जो 2021 में कोरोना के बाद से इसको बढ़ा दिया गया है, ये चीज़ हम देख रहे हैं। फिर आगे कहा गया इस चुनाव खर्च में पार्टी के खर्च को शामिल नहीं किया जाता है। चुनाव में क्या है कि जब प्रतिनिधि खर्चा करता है तो उसी के खर्चे को काउंट करते हैं, ना कि जो पार्टी में पूरा खर्चा होता है उसको नहीं काउंट करते हैं। ये तो चुनाव आयोग की एक मोटा
मतलब लिमिट है कि इतना नहीं होना चाहिए, जबकि असलियत में तो बहुत ज़्यादा करोड़ों में खर्च हो जाते हैं। तो इसलिए ये तो सिर्फ एक चुनाव आयोग कहता है कि इतना हम पाबंदी करेंगे, लेकिन हो नहीं पाता है। कोई भी व्यक्ति 2 से अधिक क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। नियम 1992 में बनाया गया था। देखो पहले क्या होता था कि एक व्यक्ति 2-2 3-3 जगह से लड़ लेता था। उसमें क्या होती थी, उसको जीतेगा तो एक ही जगह से, मान लो अगर तीनों जगह से वो जीत गया तो सीट तो एक ही धारण करेगा ना, क्योंकि एक समय में आप 2 सीटें जीत करके आ भी जाएँ तभी भी आप एक ही जगह के रहेंगे। तो उसमें इसलिए किया कि ज़्यादा जगह उपचुनाव ना हो, क्योंकि 2 जगह की वो सीट खाली करेगा अगर 3 जगह से लड़ रहा है, तो बाकी 2 जगह फिर से उसे चुनाव कराना पड़ेगा, फिर से सरकारी मशीनरी लगानी पड़ेगी, पैसा खर्च होगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए 2 जगह मैक्सिमम कर दिया गया कि एक व्यक्ति 2 जगह लड़ सकता है। जैसे हमने देखा था 2014 में राष्ट्रपति जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये गुजरात से भी चुनाव लड़े थे और बनारस में यानी कि यूपी के बनारस से भी चुनाव लड़े थे। फिर दोनों जगह जीत गए, तो वहाँ गुजरात की सीट उन्होंने छोड़ दी थी। उसके बाद यूपी से अभी सांसद हैं। तो ये जो प्रावधान किया गया ये 1992 में आया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि केवल मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार की मृत्यु होने पर चुनाव कैंसिल होता है। यह मृत्यु मतदान शुरू होने से पहले होनी चाहिए। किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर मतदान कैंसिल हो सकता है तो वहाँ कंडीशन कही गई कि अगर किसी मान्यता प्राप्त दल का है, मान्यता प्राप्त की राजनीतिक दल होना चाहिए, क्षेत्रीय हो, राज्य स्तरीय हो, या वो अलग तरीके से चुनाव आयोग मान्यता देता है दलों को। हम जब चुनाव आयोग पढ़ेंगे या दलों की मान्यता वाला तो देखेंगे वहाँ पर। तो उसमें क्या है कि वो मान्यता प्राप्त दल का नेता होना चाहिए और उसकी जो मृत्यु है चुनाव होने से पहले होनी चाहिए। तभी उस कंडीशन में, यानी कि नामांकन से लेकर के चुनाव के बीच में होनी चाहिए, तभी वहाँ चुनाव कैंसिल हो सकता है, नहीं तो नहीं कैंसिल होगा। ये चीज़ कंडीशन कही गई है, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं कि भारत में जो चुनाव निधि की व्यवस्था है अभी तक नहीं की गई है, जबकि बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों में है। यहाँ ये बात कही जा रही है कि देखो चुनाव जब होता है तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। उसमें कहा गया कि ब्लैक मनी भी यूज हो जाती है, ये सारी चीज़ें जो चलती हैं। तो कहीं ना कहीं कहा गया कि व्यवस्था ये कर देनी चाहिए कि जो भी जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे उनके चुनाव का खर्चा जो होगा उसके लिए एक निधि बना दी जाए। उसी निधि से सबको पैसा दिया जाएगा कि इतना इतना पैसा खर्चा करो, उस हिसाब से वो खर्चा करें। लेकिन भारत में इस तरीके का अभी तक तो नहीं हो पाया और आगे भी अभी होने का तो कोई चांस नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें फिर कैप लग जाएगा ना कि आप इतना ही पैसा खर्च कर सकते हैं। और अभी क्या होता है, जिसकी जैसी सामर्थ्य और जैसा जिसका भौकाल हम शब्द कहें तो उस हिसाब से पैसा वो खर्च करता है, ये चीज़ है। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल जो है 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और उसके बाद क्या है कि लेकिन आपातकाल समाप्त होने के 6 माह बाद के अंदर जो होगा निर्वाचन अनिवार्य रूप से करा लिया जाएगा। 1975 में जब आपातकाल लगा था भारत में तो क्या हुआ था, जो लोकसभा थी और जो विधानसभा थी, लगभग सभी का जो कार्यकाल था 1-1 वर्ष बढ़ा दिया गया था। तो ये कंडीशन रखी गई कि अगर आपातकाल लागू है भारत में तो क्या है, उस समय 1 वर्ष तक जो संसद का कार्यकाल है, यानी कि लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर था कि वहाँ 6 वर्ष तक का कार्यकाल हो गया था, क्योंकि जब आपातकाल लागू हुआ तो वहाँ टाइम तो बढ़ गया लेकिन उसके बाद फिर घटा ही नहीं। तो ये चीज़ हम देखते हैं। फिर भारत में कह रहा है कि चुनाव जो है 3 तरीके से होते हैं। एक तो आम चुनाव हो गया, जैसे कि 2019 में हुआ था लोकसभा का, 2022 में भी यूपी का हुआ था और राज्य के होते रहते हैं। इस तरीके के जो ये चुनाव हो गए ये आम चुनाव होते हैं, जो 5 साल पूरा हो जाता है कार्यकाल उसके बाद होते हैं। उसका कहते हैं मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव ऐसा होता है कि जब से 2.5 साल के बीच जो चुनाव होते हैं, मतलब 5 साल अभी चुनाव हुआ, उसके बाद 2.5 साल में ऐसी कंडीशन आ गई कि सरकार गिर गई तो मध्यावधि चुनाव कराया जाएगा, इस तरीके की बात कही गई। उपचुनाव में ये प्रावधान होता है, मान लो कहीं ऐसी जगह हुई कि किसी का चुनाव हुआ, वो चुन करके आ गया और वो क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, या किसी वजह से वो मान लो जैसे लोकसभा का सदस्य बन करके आया और वो किसी अन्य पद पर चला जाए, लोकसभा की सीट खाली हो जाए। तो जब इस तरीके की सीट खाली हो जाती हैं तो इन पर क्या होता है कि बाद में जब चुनाव कराया जाता है उसको उपचुनाव बोलते हैं, इस तरीके की प्रक्रिया को, ठीक है। तो लोकसभा यानी कि नोट दिया है क्या, लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो 6 मई 1952 को हुआ था। तो लोकसभा का गठन 6 मई 1952 का हुआ था। राज्यसभा का हमने कल बताया था कि कितने को हुआ था। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। इसको एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराया जाता है भारत में। भारत का हर 18 वर्ष से ऊपर का जो नागरिक है, यानी 18 वर्ष का है या 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, वो क्या है, चुनाव में वोट देने के लिए लीगल हो गया इस तरीके से। तो 1961 यानी कि 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। इसके अनुसार जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय इस पर बहस हो रही थी कि 18 वर्ष उम्र रखी जाए वोट देने की या 21 वर्ष रखी जाए। तो उस समय ये कहा गया कि अभी ना तो इतनी लिटरेसी है और ना ही इतने संसाधन है कि हम बहुत ज़्यादा
लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करा पाएँ। तो इस वजह से 21 वर्ष रखी गई थी। फिर 1989 में वोट मतदान बढ़ाने के लिए और लोगों को ज़्यादा अधिकार देने के लिए इसको 18 साल कर दिया गया था। ये कौन सा, तो क्वेश्चन यहाँ से आता है, कब हुआ था? 1989 में। और कौन सा संविधान संशोधन था? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था। 21 से घटा करके 18 कर दी गई थी। लोकसभा में SC ST मतलब कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 30 और 32 करता है। तो अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है SC ST के लिए, और अनुच्छेद 32 जो 332 कहता है वो राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान करता है SC ST के लिए। तो इनकी जनसंख्या के अनुपात में, जैसे राज्य में मान लो जितनी परसेंटेज उनकी जनसंख्या होगी उसी के अनुपात में उनको आरक्षण दिया जाएगा। इसीलिए हर राज्य में देखते हैं जो SC ST की आरक्षण वाली जो सीटें हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है। फिर कह रहे हैं 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा इसे बढ़ाकर के 2030 तक कर दिया गया है तथा आंग्ल भारतीयों को अब आरक्षण प्रावधान से बाहर कर दिया गया है। यानी कि जो SC ST का आरक्षण है वो हर 10 साल में बढ़ा दिया जाता है। वो संविधान संशोधन होता है। तो अभी जैसे 105वां संविधान संशोधन जो लेटेस्ट वाला सबसे हुआ है वो यही हुआ है। SC ST की जो सीट है उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, आरक्षण वाला जो प्रावधान है। और उसके बाद जो 2 एंग्लो इंडियन थे उनको बाहर कर दिया गया है। लोकसभा सदस्यता के लिए योग्यताएं दी हैं, कौन कौन सी होनी चाहिए? तो पहला है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसके बाद 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का हो। हमने राज्यसभा का जब पढ़ा था तो उसमें 30 वर्ष था, इसमें कितनी है? तो 25 वर्ष का होना चाहिए। कोई लाभ का पद धारण ना करता हो। लाभ का पद हम काफ़ी पहले से पढ़ते ही आ रहे हैं, वह पागल या दिवालिया ना हो। तो इसमें ये रोका गया है कि पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि पागल दिवालिया अगर व्यक्ति, दिवालिया तो हो गया कि करप्ट जिसको बोलते हैं, बैंक करप्ट एक तरीके से कहा जाता है। और पागल मतलब अगर जो मानसिक विकृति वाला व्यक्ति है वो ना होना चाहिए, क्योंकि वो काम कैसे कर पाएगा। फिर उसमें लोकसभा एवं राज्य जो है राज्यसभा के राज्यवार सीटों की संख्या दी है, मतलब किस राज्य में कितने लोकसभा सदस्य हैं, कितने राज्यसभा सदस्य हैं। तो हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, 80 सदस्य लोकसभा में है और 31 राज्यसभा में। इसी तरीके से महाराष्ट्र में 48 हैं, 19 महाराष्ट्र में राज्यसभा में है। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा, 16 राज्यसभा, बिहार में 40, 16, तमिलनाडु में 39, 18, मध्य प्रदेश में 29, 11, कर्नाटक में 28, 12, गुजरात में 26 हैं लोकसभा में और 11 कहाँ की हैं? राज्यसभा की सीटें हैं। आगे हम बात कर रहे हैं तो इसमें है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कितनी है? तो 25 सीटें लोकसभा में, 11 राज्यसभा में। राजस्थान में 25 लोकसभा, 10 राज्यसभा। उड़ीसा में 21, 10, केरल में 20, 9, तेलंगाना में 17, 7। देखो आंध्र प्रदेश जब पहले विभाजित नहीं हुआ था 2014 से पहले, तब वहाँ 42 सीटें थी। उसके बाद जब विभाजित हो गया तो 25-17 कर दिया गया। 25 आंध्र प्रदेश के बाद रही, तेलंगाना में 17 हो गई। तो 17 जो थी सीटें तेलंगाना को मिली, 7 इसकी राज्यसभा की सीटें हैं। झारखंड में 14 सीटें हैं, 6 राज्यसभा की हैं। उसके बाद असम में लोकसभा की 14 हैं, 7 राज्यसभा की हैं। पंजाब में 13 लोकसभा की, 7 राज्यसभा की। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की, 5 राज्यसभा की हैं। हरियाणा में इसी तरीके से 10 लोकसभा की हैं और 5 राज्यसभा की हैं। आगे हम देख रहे हैं कि जो उत्तराखंड है वहाँ की कितनी है? तो 5 सीटें हैं लोकसभा की, 3 है राज्यसभा की। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की, 3 राज्यसभा की। मेघालय में 2, 1, अरुणाचल प्रदेश में 2, 1, गोवा में 2 लोकसभा, 1 राज्यसभा। मणिपुर में 2 लोकसभा, 1 राज्यसभा। त्रिपुरा में 2 लोकसभा, 1 राज्यसभा। सिक्किम में 1 लोकसभा, 1 राज्यसभा। नागालैंड में 1 लोकसभा, 1 राज्यसभा। और इसी तरीके से मिजोरम में भी 1-1 सीट दी गई है। तो ये जो प्रावधान किया गया है कि राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है लोकसभा में कितना कितना है, तो ये सीट अब ये इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सटीक से पूछ, खास करके जो SSC के एग्ज़ाम हो गए, SSC के एग्ज़ाम हो गए, और कभी कभी तो PCS भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये आप लोग याद कर लीजिए, बाकी इसका हम एक शॉर्ट वीडियो भी बना देंगे। फिर केंद्र शासित प्रदेशों में कहा गया है कि इसमें राज्यसभा और लोकसभा में किसको कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो हम देखते हैं प्रतिनिधित्व दिया गया है वो किसको? दिल्ली को। 7 लोकसभा के हैं, 3 राज्यसभा के हैं। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा की हैं और 4 राज्यसभा की हैं। पांडिचेरी की कितनी है? तो 1 लोकसभा की है और इसकी 1 राज्यसभा की है। बाकी की जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राज्यसभा की सीटें नहीं हैं। ठीक है। दमन, दीव और दादरा नगर हवेली की कितनी? 2 हैं, क्योंकि पहले ये दोनों अलग अलग राज्य केंद्र शासित प्रदेश थे। अब क्या है, एक में कर दिए गए तो उनकी 2 सीट हो गई हैं। लद्दाख को 1 सीट मिली है लोकसभा की, चंडीगढ़ की 1 सीट, अंडमान एवं निकोबार की 1 सीट है, लक्षद्वीप की 1 सीट। तो लोकसभा में देखते हैं सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन राज्यसभा में अभी 3 ही हैं जिनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। और हमने जब राज्यसभा पढ़ा था तो बताया था कि संसद चाहे तो जिन केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है उनको क्या है कि संविधान संशोधन करके व्यवस्था कर सकती है उनके लिए। फिर हम आगे बात कर रहे हैं प्रशिमन आयोग की।
कि भारत में जब हर जनगणना होती है तो उसमें क्या होता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों का समायोजन करने के लिए जो बढ़ी हुई जनसंख्या है उसके हिसाब से उसके लिए क्या होता है कि उस सीटों का समायोजन किया जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसका समायोजन किया जाता है कि प्रतिनिधित्व जो है जनता को ना तो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा हो ना बहुत ज़्यादा कम जनसंख्या हो, इस तरीके से कहा गया। तो हम देखते हैं कि संविधान में जो परिसीमन आयोग है उसके संबंध में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं दिया गया है, मतलब परिसीमन आयोग का प्रावधान नहीं किया गया। लेकिन अनुच्छेद जो 82 है वो कहता है कि प्रत्येक जनगणना में लोकसभा एवं राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन एवं समायोजन का कार्य जो है, तो समायोजन का जो कार्य है वो कौन करेगा, तो संसद के विधिक अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ये किया गया है कि डायरेक्ट जो परिसीमन आयोग है उसका प्रावधान न करके ये कहा गया है कि हर जनगणना के बाद क्या करेगी संसद, उसका एक विधिक अधिकारी नियुक्त करेगी जो इसका समायोजन और क्या करेगा कि विभाजन को देखेगा। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 82 में संशोधन करके परिसीमन आयोग पर, यानी जो परिसीमन भारत में होता था उसको 2001 तक के लिए रोक लगा दी गई। उसमें 1971 वाली जनगणना तक अभी भी जो जनगणना का काउंट होता है 1971 वाले के आधार पर किया जाता है, लेकिन जो बड़ी जनसंख्या उसको भी काउंट कर लिया जाता है। तो अब परिसीमन पे क्या है कि अगली बार जब चुनाव, जैसे अगली बार जब परिसीमन होगा तो उसमें कहा जा रहा है कि लोकसभा, देखो नया लोकसभा का जो संसद भवन है उसका नया सदन भी बन गया है, जो बिल्डिंग बनी है। तो उसमें कहा जा रहा है आने वाले टाइम में जब संख्या बढ़ेगी लोकसभा में सीटों की या राज्यसभा में सीटों की संख्या जब बढ़ाई जाएगी तो ज़्यादा जगह भी तो ज़रूरी होगी ना, इस वजह से अभी से उसका प्रोविज़न चालू है। तो 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में संविधान के अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 में संशोधन किया गया। पहले 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, अभी क्या है कि 84वें द्वारा किया गया है। तो इसमें ये कर दिया गया है कि देश में लोकसभा एवं विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वह 2026 तक कोई वृद्धि या कमी नहीं की जाएगी। तो 2001 तक हुआ, फिर 2026 तक हो गया है। अब क्या है, तो परिसीमन आयोग का गठन 12 जुलाई 2002 को न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। मतलब परिसीमन आयोग जो सबसे लेटेस्ट क्या कहें, सेकेंड लेटेस्ट बना था, क्योंकि अभी 2020-21 में फिर से एक बन गया है। तो उसमें क्या था कि कुलदीप सिंह की अध्यक्ष जो न्यायमूर्ति थे उनकी अध्यक्षता में एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया था, 3 सदस्य था। इसके 2 अन्य सदस्य थे, एक निर्वाचन आयोग के सदस्य थे नवीन चावला, और दूसरे जो थे प्रत्येक राज्य से होता था। प्रत्येक राज्य मतलब जहाँ परिसीमन कराया जाता था उस राज्य के एक सदस्य को लिया जाता था, वो राज्य सरकार अपना चुन देती थी। ठीक, इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें रहे कि राज्यों को भेदभाव न लगे कि संसद या जो संघ है हमारे अधिकारों में हनन कर रहा है। इस वजह से 2019 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद नए सिरे से सीटों का बंटवारा जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के बीच करने के लिए क्या किया गया, तो रंजना प्रकाश देसाई जो है उनकी अध्यक्षता में एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। तो 2019 में जब जम्मू कश्मीर नया केंद्र शासित प्रदेश बना है वहाँ सीटों के समायोजन के लिए इस तरीके का प्रावधान किया गया है। तो अभी तक देश में 5 परिसीमन आयोग गठित किए जा चुके हैं। तो उनका कार्यकाल कब तक रहा है, तो परिसीमन आयोग जो पहला गठित हुआ है वो 1952 में गठित हुआ था, दूसरा गठित हुआ है 1962 में, तीसरा 1973 में आया है, चौथा आया है 2002 में, पाँचवा आया है 2021-22 में। तो इस तरीके से 5 परिसीमन आयोग गठित किए जा चुके हैं, जिनका काम था कि जो बढ़ी हुई जनसंख्या के हिसाब से सीटों के समायोजन किया जाए। फिर चौथा परिसीमन आयोग को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जनवरी 2008 को मंजूरी दी थी, जो 2001 की जनगणना के आधार पर। हमने कहा 2002 में जो बना था उसको मंजूरी कब 2008 में मिली थी। तो 2009 में जो हम देखते हैं कि 2009 से पहले की जो सीट कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहाँ सीटों की संख्या यानी कि जनसंख्या अलग अलग तरीके की थी। अब क्या हो गया कि 2009 के बाद से काफ़ी क्षेत्रों में बदलाव हुआ कि किसी का पहले किसी दूसरे विधायक या सांसद के तहत आता था, अब वो दूसरे के तहत आने लगा। इस तरीके से कहें, नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीटों में अनुसूचित जाति की सीटें 79 से बढ़कर के कितनी 85 हो गई हैं, जबकि एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति की सीटें 41 से बढ़ा करके 48 हो गई हैं। तो इस तरीके से इनकी सीटों में भी बड़ा इजाफा हो गया है। फिर कह रहा है कि राज्य जिनका परिसीमन आयोग 2002 के तहत परिसीमन नहीं किया गया था वे कौन से थे, असम था, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं झारखंड थे। तो पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानीय विरोध हो रहा था। वहाँ मतलब ये था कि निर्जातीयता इतनी ज़्यादा है कि हर चीज़ का विरोध होने ही लगता है, तो इस वजह से वहाँ नहीं हो पाया था। एवं अदालतों के स्थगन आदेश के कारण परिसीमन नहीं हो सका था। मामला अदालत में गया, अदालत ने रोक लगा दी, इस वजह से नहीं हो सका। फिर कह रहे जबकि झारखंड में सरकारी नीति के विपरीत आरक्षित सीट कम होने के कारण परिसीमन पूरा नहीं हो सका था। मतलब वहाँ जैसे पहले से जो आरक्षित सीटें ज़्यादा थी तो इस वजह से वहाँ क्या हुआ कि परिसीमन नहीं कराया जा सका था। अब हम आगे देखते हैं। तो परिसीमन आयोग के कार्य दिया है, तो क्या काम मेन इसका काम क्या है। यह आयोग तय करेगा कि राज्यों में सीटों का वितरण तर्कसंगत आधार पर हो, अर्थात मतदाता की संख्या समान हो। हमने बताया कि भारत में 500 कितने 45 वर्तमान में लोकसभा सदस्य हैं,
और हर राज्य के अपने अलग अलग सदस्य हैं। तो इसमें कहा गया कि जो 45 सदस्य आते हैं, 545, उनके बीच में कि एक सदस्य पता चले कि 1 करोड़ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है, कोई पता चले 10 लाख का ही कर रहा है, तो इतना ज़्यादा अंतर ना हो, एक मतलब समायोजित तरीके से रहे, बैलेंस्ड रहे कि सभी, क्योंकि जो सांसद हैं उनको वेतन भी समान मिलता है और राष्ट्रपति के चुनाव में सबके मत की भी गणना एक ही होती है। तो इसमें कहा गया कि जनसंख्या का समायोजन इस तरीके से किया जाए कि बैलेंस्ड बना रहे, ये चीज़ है। फिर आगे कह रहे हैं संसद का जो कार्यकाल है वो कब तक का है, तो संसद में लोकसभा का कार्यकाल लोकसभा की प्रथम बैठक के दिन से अगले 5 वर्ष तक होगा, यदि इससे पहले लोकसभा भंग ना हुई हो। तो इसमें ये कहा गया है कि संसद जो है, संसद मतलब लोकसभा, जब उसका गठन होगा, यानी कि जब सांसद चुने जाएंगे लोकसभा के लिए, उनका गठन होगा, तो उसकी जो पहली बैठक होगी उस बैठक से लेकर के अगले 5 साल तक रहेगी। इस तरीके से लोकसभा का कार्यकाल 5 साल तक निर्धारित किया गया। फिर कहा गया कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, मतलब राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, इसलिए राज्यसभा का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है, 6 वर्ष होता है। तो राज्यसभा स्थायी सदन है, उसका कार्यकाल कोई निश्चित मतलब कितने साल तक रहेगा, वो तो जब तक संविधान रहेगा तब तक, मतलब जब तक राज्यसभा की व्यवस्था रहेगी तब तक उसका कार्यकाल रहेगा, इस तरीके से मान लीजिए। लेकिन जो उसके सदस्य होते हैं वो 6 साल पर चुन करके, हमने बताया था प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य राज्यसभा के हट जाते हैं और नए सदस्य आते हैं, इस तरीके से। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, इसलिए क्योंकि लोकसभा अगर भंग हो गई तो भी हट जाएंगे, बीच में भी हटा दिए जा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल पर निर्भर करता है। ये चीज़ हम देखते हैं। फिर आगे जो बात की गई है वो ये है कि अनुच्छेद 99 में जो प्रावधान किया गया है कि संसद सदस्य हैं को शपथ कौन दिलाएगा, तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति संसद जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाएगा। सामान्यतः राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए लोकसभा के किसी एक वरिष्ठ सदस्य को शपथ दिला देते हैं और बाद में राष्ट्रपति अन्य सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए इसी सदस्य को नियुक्त कर देते हैं। तो इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति जो है संसद में शपथ दिलाने के लिए प्रावधान किसका है कि प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वो शपथ दिलाए। राष्ट्रपति करता क्या है कि किसी एक व्यक्ति को, मतलब जो वरिष्ठ सदस्य होता है उसको शपथ दिला देता है, फिर उसी को बाकी जो सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाने के लिए नियुक्त कर देता है, इस तरीके। तो इस वरिष्ठ सदस्य का कार्यकाल सदस्यों को शपथ दिलाने के साथ साथ लोकसभा की कार्यवाहियों को तब तक चलाते रहना है जब तक कि लोकसभा अपना कोई स्थायी अध्यक्ष न चुन ले। इसी वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। तो ये जो वरिष्ठ सदस्य होता है इसको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। इसका जो मेन काम होता है, जो नए चुने गए सदस्य हैं उनको शपथ दिलाना और तब तक लोकसभा की कार्यवाही को संचालित करना जब तक कि नया लोकसभा अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाए। क्योंकि जो पुराना लोकसभा अध्यक्ष होता है वो जो नई लोकसभा का गठन होता है उसके जैसे नई लोकसभा का गठन होता है पुराना अध्यक्ष अपना पद त्याग देता है। चुनाव होने के दरमियान देखो बाकी सब सदस्य त्याग देते हैं पद अपना, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष तब तक बना रहता है जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता है। नई लोकसभा का जब गठन होता है और नया लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है उसके बीच में काम को देखने के लिए एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। वो क्या करता है, सदस्यों को सभी को शपथ दिलाता है और लोकसभा की कार्यवाही का भी संचालन करता है। तो इस तरीके से प्रोटेम स्पीकर जो पद है उसका प्रावधान किया गया और प्रोटेम स्पीकर पूछ भी दिया गया। तो ये कौन होता है, जो अस्थायी अध्यक्ष होता है एक तरीके से उसको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया भी है। जो राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए अपनी तरफ से राज्यसभा के सभापति को नियुक्त कर देता है और यही राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। तो आप याद करिए राज्यसभा का सभापति कौन है, उपराष्ट्रपति है। तो उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति से नीचे आता है, राष्ट्रपति जब नहीं होता तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करता है। तो इस तरीके से उपराष्ट्रपति क्या करता है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको शपथ उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा का सभापति दिलाता है, ठीक है। अब अनुच्छेद जो 84 वो प्रावधान करता है कि संसद के सदस्यों की योग्यताएं क्या होगी। उसमें कहा था कि लोकसभा के, और इसमें ओवरऑल कहा गया संसद के, तो भारत का नागरिक यानी कि निम्न योग्यताएं होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, अन्य योग्यताएं भी धारण करता हो जो संसद समय समय पर विधि बनाकर निर्धारित करे, जैसे कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा दोषी पाए गए व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकने का प्रावधान किया गया। तो इसमें जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा है वो क्या करती है, जो मतलब वे प्रतिनिधि हैं लोकसभा और विधानसभा उनके बारे में प्रावधान करती है। और इसी तरीके से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम धारा जो 1950 वाला है वो कहता है कि जो वोट देने वाले हैं मतदाताओं के बारे में बात करता है, उनकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो 1950 में मतदाता वाला है और जो 1951 वाला है वो प्रतिनिधियों के बारे में बात करता है कि कौन कौन से लोग सदस्य बन सकेंगे, कौन से चुनाव लड़ेंगे, इस बारे में प्रावधान करता है।
फिर आगे कह रहे हैं कि निर्वाचन के संबंध में भ्रष्टाचार का दोषी होने पर किसी अपराध के लिए मतलब किन किन आधारों पर अन्य शर्तें लगाई जा सकती है। तो कहा कि निर्वाचन के संबंध में अगर भ्रष्टाचार का दोष पाया जाता है, ठीक है, फिर किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किए जाने के परिणाम स्वरूप क्या है, तो 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए उसको कारावास का दंड दे दिया गया हो। अगर इस तरीके से हम देखते हैं कि जब 2014 में जो बिहार से लालू प्रसाद यादव, तो उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। क्यों? क्योंकि उनको 2 साल से ज़्यादा का दंड मिला है। तो इस वजह से क्या है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 6 साल उसमें क्राइटेरिया दिया कि इतने समय तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये जो प्रावधान किया गया कि किसी अपराध के लिए आपको 2 साल से ज़्यादा 2 साल से ज़्यादा अगर सज़ा का प्रावधान हो जाता है तो आपके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाएगी। फिर कह रहा कि किसी निगम या कंपनी में जिसमें सरकार की कम से कम 25% हिस्सेदारी हो, उसमें कोई लाभ का पद धारण किया हो, तो या उसका निर्देशक हो। निर्देशक मतलब का जो डायरेक्टर होता है, अगर डायरेक्टर हो या उसमें कोई लाभ का पद धारण किया हो। और कौन से? तो जिसमें सरकार की 25% या उससे ज़्यादा की हिस्सेदारी हो, इन तरीके की बात कही गई है। तो मतलब आप लाभ का पद धारण करने वाले नहीं होने चाहिए, ये कहा गया है। फिर अनुच्छेद 101 कहता है कि सदस्यों का स्थान रिक्त होना, मतलब किन किन आधारों पर सदस्यों का स्थान रिक्त हो सकता है संसद में। तो पहला कहा गया है कि दोहरी नागरिकता नहीं, दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता का मतलब यह है कि आप एक समय में 2 सदनों के सदस्य नहीं हो सकते। इसका सीधा मतलब ये समझिए। दिया है कि कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य एक साथ नहीं होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो वह व्यक्ति 10 दिनों के अंदर किसी एक सदन से त्यागपत्र दे देगा, अन्यथा राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो इसमें कहा गया कि अगर आप एक साथ 2 सदनों के सदस्य हैं तो आप 10 दिन के अंदर या तो एक सदन से मतलब अपना पद रिक्त कर दीजिए। अगर नहीं करते तो आपकी जो राज्यसभा की सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी। इस बारे में अन्य कोई उपबंध संसद कानून बनाकर कर सकती है। अभी प्रावधान यही है कि राज्यसभा की सदस्यता आपकी समाप्त हो जाएगी अगर आप दोनों सदनों के सदस्य हैं। फिर कह रहा है यदि कोई व्यक्ति संसद और विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य एक साथ बन जाता है, मतलब आप संसद के भी सदस्य हैं या विधानमंडल के पहले से सदस्य थे और संसद के लिए निर्वाचित हो जाते हैं, संसद तो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी, तो राष्ट्रपति को यह निर्धारित करने का अधिकार है कि वह व्यक्ति 14 दिन की समय सीमा के अंदर एक सदन को छोड़कर अन्य सभी सदनों की सदस्यता से त्यागपत्र दे दे। तो राष्ट्रपति ने डिसाइड किया है कि 14 दिन के अंदर वो व्यक्ति क्या करे कि एक सदन या एक से अधिक जितने भी सदन हैं उनकी सदस्यता त्याग दे, अन्यथा ऐसे व्यक्ति की संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। मतलब अगर आप विधानसभा की सदस्य भी हैं और संसद के भी सदस्य बन जाते हैं तो आपकी संसद की जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी, आप विधानसभा के ही रह जाएंगे। ये चीज़ कही गई। फिर आगे जो प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो जाता है, मतलब आप लोकसभा के सदस्य पहले से थे और राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति 10 दिन के अंदर क्या करेगा, एक सदस्य अगर त्यागपत्र नहीं देता है तो उसकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। मतलब ये है कि अगर आप पहले से लोकसभा के सदस्य थे और राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हो जाते हैं तो आपकी जो 10 दिन के अंदर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं लोकसभा से, तो क्या है, लोकसभा या राज्यसभा से कहीं से भी एक सदन से इस्तीफा नहीं दे रहे, तो जो आपकी पहले वाली सदस्यता है वो हटा दी जाएगी, यानी कि आप उससे अयोग्य हो जाएंगे। ठीक है। फिर यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा के लिए निर्वाचित हो जाता है तो दोनों प्रावधान किए गए। अगर आप पहले से लोकसभा में, तो पहला ये कह रहा है 10 दिन के अंदर। अगर आप पहले से राज्यसभा में हैं तो और लोकसभा के लिए निर्वाचित हो जाते हैं तो ऐसे में कहा कि ऐसा व्यक्ति 10 दिनों के अंदर एक स्थान से त्यागपत्र नहीं देता है तो उसकी राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो इसमें राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब ये समझिए, आप पहले से जिस सदन के सदस्य हैं दूसरे के चुने जाते हैं और दोनों में से किसी में आप त्यागपत्र नहीं देते तो आपकी जो पहले वाली सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी, ये कहा गया है। फिर यदि कोई व्यक्ति लोकसभा में 2 स्थानों से निर्वाचित हो जाता है या विधानसभा में 2 स्थानों से निर्वाचित हो जाता है और ऐसा व्यक्ति 10 दिन के अंदर एक स्थान से त्यागपत्र नहीं देता है तो उसकी दोनों सदनों की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब हमने अभी बताया था कि 2014 में चुनाव हुआ था तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं 2 जगह से खड़े हुए थे, तो दोनों जगह जीत गए थे। उन्होंने क्या किया था कि जो गुजरात वाली सीट है अपनी छोड़ दी थी और यहाँ बनारस से अभी वो सांसद हैं। तो अगर वो ऐसा होता कि दोनों मतलब कहीं से भी अपनी सीट नहीं छोड़ते तो उनकी दोनों जगह की सदस्यता समाप्त हो जाती। एक एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, ये समझने के लिए, ठीक है। इसमें किसी पर दोषारोपण नहीं हो रहा है। तो इसमें कहा गया कि सदस्यता ये दोनों सदनों की समाप्त हो सकती है, तो इस तरीके का प्रावधान किया गया। और 2 जगह से ज़्यादा आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये भी प्रावधान कर दिया गया है। फिर आगे कह रहे हैं कि जो त्यागपत्र, देखो पहला था दोहरी सदस्यता के आधार पर, दूसरा जो पॉइंट है वो है त्यागपत्र देने द्वारा। अब त्यागपत्र का जो प्रावधान है
लोकसभा या राज्यसभा का कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष या सभापति को सौंप सकेगा। मतलब जो लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देगा? लोकसभा का है तो अध्यक्ष को देगा, और अगर राज्यसभा का है तो सभापति को देगा। ठीक है, और उस सदन में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा अगर वो त्यागपत्र दे देता है तो। फिर 33वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि किसी व्यक्ति का त्यागपत्र तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि अध्यक्ष या सभापति इस बात की जांच नहीं कर लेते हैं कि त्यागपत्र किसी दबाव में या फर्जी तो नहीं दिया गया। मतलब यह कि कोई व्यक्ति त्यागपत्र अपना अध्यक्ष या सभापति को देता है तो सभापति अध्यक्ष ये देखेगा कि उस व्यक्ति ने जो त्यागपत्र दिया वो स्वैच्छिक रूप से दिया है या किसी दबाव से दिया है। अगर दबाव से होगा तो वो चाहे तो उसको लेने से मना कर सकता है कि आपकी सदस्यता हम नहीं छीन सकते हैं। ठीक है, ये प्रावधान किया गया। फिर तीसरा जो पॉइंट दिया गया दल बदल के आधार पर। दल बदल वाला हमने बताया था कि 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची में। तो दल बदल के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष संसद के किसी सदस्य की सदस्यता छीन सकता है। तो इसमें अध्यक्ष को प्रावधान दिया गया कि उसके पास शक्तियाँ हैं किसी सदस्य की सदस्यता लेनी है या रहने देना है। इस आधार पर दल बदल का हमने प्रावधान भी बताया है कि कौन कौन से आधार पर दल बदल होता है। फिर चौथी कंडीशन दी गई है संसद में अनुपस्थिति के आधार पर। मतलब है कि आप मान लीजिए लोकसभा के सदस्य हैं या राज्यसभा के सदस्य हैं लेकिन उसकी कार्यवाहियों में भाग ही नहीं लेते हैं तो उस आधार पर भी आपकी सदस्यता जा सकती है। कई बार ऐसा हुआ कि बहुत लोग सदस्य चुन लिए जाते हैं, वो संसद झांकने भी नहीं जाते हैं, तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए कहा गया है। तो संसद के सत्र के दौरान कोई सांसद या राज्य विधानमंडल के दौरान सत्र के दौरान कोई विधायक 60 दिन लगातार तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। ये कंडीशन दी गई कि अगर 60 दिन तक लगातार कोई अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो ये लोग करते क्या है कि 60 दिन का हुआ तो बीच में 2-4 दिन हुआ है, घूम टहला है, फिर अपना गायब हो जाते हैं। तो ये चीज़ हो सकती है। यदि संसद या विधायक ने सदन की अनुमति ले ली है, मतलब अनुमति लेकर के आप गायब हो सकते हैं, ये कहिए, तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। और यदि संसद का सत्र 4 या 4 दिन से अधिक स्थगित रहता है, मतलब संसद का सत्र 4 या 4 दिन से अधिक स्थगित रहता है तो उस समय को इस 60 दिनों में नहीं जोड़ा जाएगा। 60 दिन तक अगर आप लगातार गायब रहते हैं तो आपकी सदस्यता जा सकती है। उस बीच में क्या है कि आपने से जो लोकसभा मतलब अध्यक्ष जो हैं उसकी अगर अनुमति ले ली है तो भी नहीं आपकी सदस्यता जाएगी। और कहा कि अगर 4 या 4 दिन से अधिक सदन सत्रावसान में रहता है तो ऐसी स्थिति में जो ये दिन होंगे ये उसमें जो 60 दिन आपके हैं उसमें काउंट नहीं होंगे, ये कहा गया है। फिर आगे बात कही जा रही है कोरम पूर्ति या गढ़ पूर्ति। कोरम पूर्ति मतलब का ये मिनिमम संख्या होती सदस्यों की, वो मिनिमम संख्या जिसके बिना सदस्य की जो सदन है उसकी कार्यवाही न चल पाए। मतलब किसी कार्यवाही को सुचारू चलाने के लिए जो मिनिमम संख्या है सदस्यों की उसको कोरम पूर्ति कहते हैं। तो संसद की कोरम पूर्ति या गढ़ पूर्ति का तात्पर्य है कम से कम इतने सदस्य सदन में उपस्थित हों जिससे सदन की कार्यवाही को संचालित किया जा सके। यह निश्चित संख्या लोकसभा और राज्यसभा दोनों में के लिए अलग अलग है। तो अलग अलग कितनी है? 10% तो सबके लिए है। ठीक है, 1/10 सदस्य तो होने ही होने चाहिए, निर्धारित की गई। और अलग अलग क्या है कि जितनी संख्या मान लो 1/10 सदस्य किसका 545 लोकसभा में है तो 550 का हम देखेंगे, और जो राज्यसभा में कितने हैं 252 है, तो उस आधार पर कहा गया कि अलग अलग रखी होगी। तो इसमें कहा गया कि लोकसभा की कितनी है तो 55 सदस्य होने चाहिए कम से कम, राज्यसभा में 25 सदस्य कम से कम होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए सदन की कार्यवाही में संचालित करने के लिए, ये प्रावधान किया गया है। फिर आगे बात की कि यदि कोई व्यक्ति सदन की कार्यवाही में भाग लेता है, बहस करता है, मतदान भी करता है जो संसद का सदस्य नहीं था, मतलब संसद का सदस्य हुए बिना कोई ये प्रक्रिया अपनाता है तो बाद में सदन को यह पता चलता है कि वह व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं था, तब भी सदन की जो कार्यवाही है वो वैध मानी जाएगी। मतलब जिस समय उस व्यक्ति ने सदन में भाग लिया, बहस की, मतदान किया, सब कुछ किया और संसद को नहीं पता था कि ये सदस्य है या नहीं, तो उस स्थिति में जो होगा संसद की जो कार्यवाही है वो अवैध नहीं मानी जाएगी, कार्रवाई वैध मानी जाएगी। लेकिन क्या होगा कि यदि कोई व्यक्ति बिना सदस्य यानी कि सदन का बिना सदस्य हुए कार्यवाही में भाग लेता है, बहस करता है और मतदान करता है, तो ऐसे सदस्य पर प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपया जुर्माना लिया जाएगा और यह जुर्माना जो होगा केंद्र सरकार के ऋण के रूप में वसूला जाएगा। मतलब संसद उस पर जुर्माना लागू कर सकती है कि बिना सदस्य हुए उसने सदन में भाग ली, बिना बताए सदन में जाकर के बैठ करके बढ़िया आराम से कार्यवाही का भी मजा ले लिया, तो उस आधार पर जुर्माना लागू हो सकता है। फिर कह रहा है संसद के सदस्यों का निर्वाचन जो संबंधी योग्यताओं पर निर्णय कौन करेगा, तो यदि किसी सदस्य की योग्यता संबंधी कोई विवाद है तो उसका निर्णय कौन, राष्ट्रपति संसद की स्थिति में, और राज्यपाल किसकी, विधानमंडल की स्थिति में। तो अगर सदस्यता संबंधी कोई मतलब निर्वाचन की सदस्यता यानी कि जो भी सदस्य है उसके निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद है तो उस पर डिसीजन कौन लेगा, भारत का राष्ट्रपति लेगा संसद के मामले में, और जो
राज्यपाल लेगा वो विधानसभा के मामले में लेगा, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल जो ऐसा निर्णय करेंगे उससे पहले चुनाव आयोग से सलाह लेंगे और इसी सलाह के अनुरूप अपना निर्णय देंगे। क्योंकि भारत में चुनाव प्रक्रिया को समुचित रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग की है। निर्वाचन आयोग ही डिसाइड करता है कि कौन व्यक्ति सही है, कौन गलत है। इस आधार पर राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देता है। तो आज का लेक्चर जो हमारा था ये यहीं तक था। अब आगे अगले लेक्चर में हम और चीज़ों को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।